डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, आज हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसके कई टाइप्स होते हैं। ठीक है, मेनली हमें क्लास 10th के अंदर 3 टाइप्स पढ़ना है। ठीक, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट में देखेंगे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम यहां पे लेड नाइट्रेट लेते हैं। ठीक है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट के अगर हम कलर की बात करें तो ये कलरलेस होता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस लेड नाइट्रेट को हिट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बर्नर है। इस बर्नर से हम इसको हिट करते हैं। ठीक है, ये फ्लेम है। ठीक, जब लेड नाइट्रेट को हिट किया जाता है तो क्या होता है, यहां पर एक गैस इवॉल्व होता है, एक गैस बाहर आता है, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, और ये जो गैस है ना, ये ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ब्राउन कलर का यहाँ पे गैस होता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है ना, जब हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो हीट के फॉर्म में दे रहे हैं हम एनर्जी। ठीक, तो जब हम हीट एनर्जी देते हैं लेड नाइट्रेट को, तो लेड नाइट्रेट ना डिकम्पोज हो जाता है, मतलब स्प्लिट हो जाता है, तीन छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। बट ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की वजह से हो रहा है ना। जो एनर्जी हमें देनी पड़ रही है वो हीट के फॉर्म में देनी पड़ रही है, इसीलिए इसका नाम रखा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और ये रिएक्शन जो होता है यहाँ पे, है ना, अगर हम इसका इक्वेशन लिखना चाहें तो देखिए क्या होगा। लेड नाइट्रेट फॉर्मूला होता है Pb होल टू ऑफ NO3, लेड नाइट्रेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट इसकी सॉलिड होती है। इसको हम हिट करते हैं। ठीक है, और हिट करते हैं तब जाकर के ये लेड ऑक्साइड बनाता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनता है, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। यहां पे देख सकते हो ऑक्सीजन 2 2 4 एंड 1 5 है, और यहां पे ऑक्सीजन 2 3 जा 6 है। ठीक है, और नाइट्रोजन भी 2 है। ठीक, तो हम इसे बैलेंस करना चाहेंगे तो अगर हम यहाँ पे 4 लगा दें, ठीक है, तो नाइट्रोजन 4 हो गया। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन 2 1 जा 2 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब लेड भी 2 है तो यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12,
यहाँ 2 ऑक्सीजन, 4 2 जा 8, 8 2 10 इंटू 12 ऑक्सीजन। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट एनर्जी के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? द डिकम्पोजिशन रिएक्शन which takes place by supplying energy in the form of heat. ठीक है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे एनर्जी हीट के फॉर्म में सप्लाई करने पे होता है उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसलिए है क्योंकि सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होकर के 3 प्रोडक्ट दे रहा है, इसलिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में हो रहा है ना, हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए हम इसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए साथ ही ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि इस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है ना। ये रिएक्शन क्या कर रहा है? एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसी का एक और नाम है ना, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ही कहा जाता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसी का दूसरा नाम भी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फोटो का मतलब होता है सनलाइट। ठीक है, फोटो का क्या मतलब होता है? सनलाइट। यानी जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए एनर्जी हमें सनलाइट के फॉर्म में देनी पड़ती है, तब उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक टेबल है और इसमें हम एक बाउल लेते हैं, कटोरा। ठीक है, और इसके अंदर हम सिल्वर क्लोराइड रख देते हैं। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का कलर स्टूडेंट्स व्हाइट होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इस सिल्वर क्लोराइड पे हम सनलाइट फॉल करवाते हैं, सनलाइट में से हम रख देते हैं। ठीक है, तो जब हम इस सिल्वर क्लोराइड पे सनलाइट को आने देते हैं तो क्या होता है, ये सिल्वर क्लोराइड जो है वो इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक है, ये ग्रे कलर का हो जाता है। यानी कि अब ये ग्रे कलर क्यों हो जाता है? क्योंकि जब सिल्वर क्लोराइड पे सनलाइट पड़ता है ना, तो यहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। अब रिएक्शन होने की वजह से व्हाइट कलर का जो सिल्वर क्लोराइड था अब चेंज होकर के वो ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ये जो रिएक्शन हो रहा है ये सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करने पे हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देख लेते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है। देखिए सिल्वर क्लोराइड है ना, इसका फॉर्मूला होता है AgCl। फॉर्मूला लिखने के लिए आपको सिखाया गया है, सिल्वर का भी वैलेंसी 1 होता है, क्लोराइड आयन का भी 1 होता है। सिल्वर क्लोराइड जब इस पे हम सनलाइट फॉल कराते हैं तो क्या होता है ना,
ये सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो स्प्लिट होकर के दो प्रोडक्ट दे रहा है, इसलिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बट ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए हम इसे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम सिल्वर क्लोराइड, इसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। ठीक, ये सिल्वर जो है ये ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक है, और क्लोरीन गैस जो है यहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्लोरीन गैस जो है यहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्लोरीन गैस की, तो ये इरिटेटिंग गैस है। कहने का मतलब है अगर ये गैस आप ज्यादा इनहेल करोगे तो बेहोशी भी हो सकती है। ठीक, चलिए फिजिकल स्टेट की बात कर लें। सिल्वर क्लोराइड सॉलिड स्टेट में होता है, सिल्वर भी सॉलिड स्टेट में होता है, और क्लोरीन चूंकि गैस बन जाता है तो इसका फिजिकल स्टेट गैसेस हो जाएगा। बैलेंसिंग की बात करें, यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे, ये बैलेंस्ड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम किस तरह से डिफाइन करेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, the decomposition reaction which takes place by absorbing sunlight as energy, sunlight in the form of energy, ठीक है, is called photo decomposition reaction, ठीक है। एक एग्जांपल तो ये हो गया, इसी का एक और दूसरा एग्जांपल है ना। इसी तरह अगर हम यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड के बजाय अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड ले लें, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, देखिए इसका फॉर्मूला होता है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका कलर होता है स्टूडेंट्स पेल येलो। पेल येलो का मतलब कह सकते हैं हल्का येलो। ठीक है, इस पे भी जब हम सनलाइट, देखिए सनलाइट को वर्ड में भी आप लिख सकते हो और इस तरह का फिगर भी आप छाप सकते हो। ठीक है, सनलाइट के लिए हम ये सिंबल भी डाल सकते हैं। तो यहां पर फिर से क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगा, यानी सिंगल प्रोडक्ट टूट के, सिंगल सब्सटेंस टूट के दो प्रोडक्ट देगा यहाँ पे, इसलिए ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, बैलेंस यहाँ भी 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। फिजिकल स्टेट सिल्वर ब्रोमाइड सॉलिड स्टेट में होता है और सिल्वर जो है ये भी सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, और क्लोरीन चूंकि गैस है तो ये गैसेस स्टेट में होगा। ठीक है, तो ये भी आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शंस है ना, इनका बहुत ज्यादा यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, लिखेंगे दीज above reactions are used in black and white photography. Black and white photography. ठीक है, इन रिएक्शंस का यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए यहां पर आपको एक चीज मैं और बता दूं कि ये जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है, ठीक है, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है, इसमें इन रिएक्शंस को होने के लिए, है ना, इन रिएक्शंस को होने के लिए, है ना, एनर्जी हमें लाइट के ही फॉर्म में देनी पड़ती है। अब क्या है कि ये जो फोटोग्राफी होगी, अब हमेशा जरूरी नहीं कि फोटोग्राफी सनलाइट में होगी। ठीक है,
तो अगर ये कहीं ऐसे जगह पे करना पड़े फोटोग्राफी जहां सनलाइट अवेलेबल नहीं हो, तो वहां पे है ना आर्टिफिशियल लाइट तैयार करके और दिया जाता है इन कंपाउंड्स पे, ठीक है, जो कि सनलाइट की ही प्रॉपर्टी उस लाइट में भी होती है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। कई बार सवाल पूछा जाता है एग्जाम्स में कि ये जो कंपाउंड है सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, इसे ट्रांसपेरेंट जार में नहीं रखा जा सकता है। जैसे मान लेते हैं ये ट्रांसपेरेंट जार है, ठीक, तो इसमें हम सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को नहीं रख सकते, है ना। सवाल ये होता है कि क्यों ट्रांसपेरेंट जार में क्यों नहीं रख सकते। तो आपको पता है क्योंकि ट्रांसपेरेंट जार है और अगर इसे कोई सनलाइट के सामने ले आता है तो सनलाइट जो है वो इससे पार करके अंदर चला जाएगा, है ना, और ये जो हमारा सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड है उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक। इसीलिए इसे कभी भी ट्रांसपेरेंट जार में नहीं रखा जाता बल्कि ब्लैक जार में रखा जाता है, ठीक है, ब्लैक काला या कोई भी ओपेक जिसमें से सनलाइट पास नहीं हो सकता ऐसे जार में रखा जाता है ताकि सनलाइट ना पहुंचे और इसका डिकम्पोजिशन ना हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स थर्ड नंबर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप है। चलिए समझते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए क्या है, हम एक इस तरह का एक बीकर लेते हैं, बीकर नहीं बल्कि प्लास्टिक मग, ठीक है। इस प्लास्टिक मग में 2 होल किया जाता है बॉटम में, ठीक है। इन 2 होल्स में इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, आपने देखा होगा जो सेल होती है ना, सेल जो हम टॉर्च में और घड़ी में इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसको जब आप तोड़ोगे तो उसके अंदर एक रड निकलता है कार्बन का, ठीक है, कार्बन का रड निकलता है, उसी को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड लेंगे हम लोग और इसको अच्छे से हम लोग सील कर देंगे ताकि यहां पे लीक या गैप ना रह जाए, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, वाटर फिल कर देते हैं, यहां तक वाटर फिल कर देते हैं, ठीक है, वाटर फिल कर देते हैं इसमें। वाटर फिल करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, यहां पे टेस्ट ट्यूब लेते हैं हम लोग, ठीक है, 2 छोटा छोटा टेस्ट ट्यूब लेते हैं। उन टेस्ट ट्यूब्स को हम इस तरह से इन्वर्टेड पोजीशन में इलेक्ट्रोड के ऊपर रख देते हैं, ठीक है, उल्टा करके इलेक्ट्रोड के ऊपर रख देते हैं हम लोग टेस्ट ट्यूब्स को, ठीक है, दोनों ही इलेक्ट्रोड पे इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब यहां पे हम लोग रख देते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, इस पानी में थोड़ा सा हम लोग एसिड 2-3 बूंद डाल देते हैं, ठीक है। हम लोग डाल सकते हैं यहां पे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, इसकी कुछ बूंदे हम इसमें डाल देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड या कोई दूसरा एसिड भी डाल सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाल सकते हो, ठीक है, या और भी कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हैं। तो इसके डालने से क्या होता है ना, वाटर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, इसमें से करंट बहुत इजीली पास हो सकता है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों इलेक्ट्रोड है ना, इसे हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक, मान लेते हैं ये एक बैटरी है, इससे हम इसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। ये मान लेते हैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इस इलेक्ट्रोड को लाते हैं, बीच में एक स्विच लगाते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं इससे, और दूसरा वाला वायर ला करके यहां कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, हम जैसे यहां पे स्विच ऑन करेंगे, है ना, इसमें से करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है इसको हम कैथोड कहते हैं, ठीक। तो जैसे स्विच ऑन करते हैं ना, वाटर का डिकम्पोजिशन स्टार्ट होने लगता है, पानी जो है वो टूटने लगता है और यहाँ पे गैस बनने लगता है, ठीक है।
एक गैस इस वाले इलेक्ट्रोड में जमा होने लगता है एनोड में, ठीक है, और दूसरा वाला गैस जो है वो पहले तो इसमें क्या रहता है ना, पानी भरा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे पहले क्या वाटर पूरा फिल्ड रहता है, ठीक, बट जैसे रिएक्शन होने लगता है यहाँ का वाटर धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगता है और गैस बनने लगता है, ठीक है। तो एक गैस यहाँ पे बनता है एनोड पे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखिए हम निशान लगा देते हैं, निशान के ऊपर समझ लीजिए यहाँ पे गैस है, ठीक है, यहाँ पर गैस बनने लगता है और यहाँ पर भी गैस बनता है। देखिए कैथोड में भी गैस बनता है, ठीक है, और पानी यहाँ का डिकम्पोज होने लगता है, ठीक, यहाँ भी गैस बनने लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन में होता क्या है। हम लोग क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक, अब वाटर में से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, वाटर में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करते हैं, ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वाटर से तो वाटर का डिकम्पोजिशन होने लगता है, ये टूट करके दो गैस बनाने लगता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनाने लगता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो दो गैसें बन रही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो एक सिंगल सब्सटेंस से बन रहा है, सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होकर के या डिकम्पोज होकर के दो प्रोडक्ट दे रहा है, इसलिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा है ना, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए वाटर जो है ये लिक्विड होता है और हाइड्रोजन जो है वो गैस होता है और ऑक्सीजन जो है ये भी गैस होता है, ठीक। अब ध्यान देना है कि हम जब बैलेंस करेंगे तो एक चीज यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लगाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन गैस का एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है, देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब समझ लेना ऑक्सीजन गैस का एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है और हाइड्रोजन गैस का 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक। तो हाइड्रोजन गैस डबल बनता है ऑक्सीजन से, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है वो डबल बनता है ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि आप वाटर में देख सकते हो कि हाइड्रोजन 2 पार्ट मौजूद है और ऑक्सीजन एक ही पार्ट मौजूद है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, है ना, ये जो प्रोसेस हो रहा है इसे हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो वाटर का जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना, इस टाइम हाइड्रोजन जो है वो डबल अमाउंट में बनता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वाटर कंटेन्स 2 पार्ट हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन, ठीक है, इसे आप आंसर में लिख सकते हो। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ बनेगा और ऑक्सीजन कहाँ बनेगा, ठीक है। देखो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्साइड आयन बनाता है, नेगेटिव आयन, और नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो है वो ये है पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे ऑक्सीजन बनता है, ठीक है, यानी कि एनोड पे जो गैस बनता है वो आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन आपको एनोड में मिलेगा और हाइड्रोजन गैस जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपको कहाँ मिलेगा, कैथोड में मिलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस कैथोड में मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कम है और हाइड्रोजन देखो इसका डबल है, ठीक। अच्छा यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जो कलेक्ट हो रहा है इस ट्यूब के अंदर, है ना, वो किस तरह से कलेक्ट हो रहा है, ये गैस क्या कर रहा है ना, वाटर को जो है नीचे पुश कर रहा है, ठीक है, वाटर को डाउनवर्ड डिस्प्लेस कर रहा है और खुद यहाँ जमा हो रहा है। ये भी क्या करेगा, गैस ऊपर ट्यूब में भरता चला जाएगा और यहाँ का वाटर डिस्प्लेस होकर के नीचे आ जाएगा। तो कभी भी इस तरह से अगर गैस कलेक्ट किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। यहाँ जो गैस कलेक्ट हुआ है वो कौन सा मेथड से कलेक्ट हुआ है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड से यहाँ पे गैसेस कलेक्ट हुआ। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड का मतलब कलेक्शन के टाइम वो वाटर को डाउनवर्ड डिस्प्लेस करता है, नीचे की तरफ धक्का मारता है और खुद ट्यूब में जमा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए
ये कंप्लीट होता है यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे 2-3 बातें ध्यान रखना। सवाल पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के टाइम क्यों सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है वाटर में 2-3 बूंद। तो आंसर होगा टू मेक द वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ताकि इसमें से करंट इजिली फ्लो हो सके। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो डबल क्यों बनता है। तो आंसर होगा बिकॉज वाटर कंटेन्स 2 पार्ट हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन। क्योंकि वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है इसमें 2 पार्ट हाइड्रोजन होता है और 1 पार्ट ऑक्सीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जाता है कि इसे हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों कहेंगे। तो बिकॉज दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन which takes place by using electricity as energy is called electrolytic decomposition reaction। ठीक है, शॉर्ट में इलेक्ट्रोलिसिस भी इसको कह दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, कल हमने पढ़ा था, पहले पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अभी तक जो हम देख रहे थे वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही था। अब नेक्स्ट तीसरे टाइप का रिएक्शन देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, आइए हम इसको समझ लेते हैं। ठीक, हम क्या करते हैं, 2 आयरन नेल लेते हैं। ठीक, 2 लोहे का कांटी लेते हैं, दो आयरन नेल लेते हैं हम लोग। ठीक है, और एक बीकर लेते हैं, इस बीकर में हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लेते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसका कलर होता है स्टूडेंट्स ब्लू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो आयरन नेल है ना, एक को तो हम यहीं रखते हैं और एक आयरन नेल यहां से उठा करके इसमें डाल देते हैं। ठीक है, एक आयरन नेल को हम इसमें डाल देते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ठीक, और इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, करीब 3-4 घंटे के लिए। तो जब 3-4 घंटे तक हम छोड़ देंगे तो हम देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू था अब उसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे चेंज होकर के उसका जो कलर है वो ग्रीन हो जा रहा है। ठीक है, ये ब्लू से किस तरह का कन्वर्जन कर रहा है, ग्रीन कलर का। ठीक है, असल में यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, किसके बीच, आयरन के बीच और कॉपर सल्फेट के बीच, है ना। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और आयरन के बीच में यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का
अब वो चेंज होकर के ग्रीन कलर में बदल जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे असल में हो ये रहा है कि आयरन जो हम लोग लेते हैं, ठीक है, आयरन क्योंकि सॉलिड स्टेट में होता है, ये रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, कॉपर सल्फेट चूंकि वाटर के साथ मिक्स करके हमने लिया है तो ये एक्वस हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे आयरन जो है ना वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव मेटल है या आयरन ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, और कॉपर क्या है ना थोड़ा सा कम रिएक्टिव एलिमेंट है, थोड़ा सा सुस्त है कॉपर, ये कम रिएक्टिव एलिमेंट है और ये ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। तो आयरन क्या करता है ना, कॉपर को उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है और यहां पे आ जाता है आयरन। ठीक है, देखिए सल्फेट के पहले यहां पे कॉपर था, अभी सल्फेट के पहले यहां कौन आ गया, आयरन। और ये भी चूंकि वाटर में होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, इसलिए एक्वस लिखेंगे। और कॉपर जो है ना ये अलग हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि एक जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन, आयरन, है ना, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है आयरन, ये कम रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर को क्या कर रहा है, उसके सॉल्यूशन में से उसको हटा दे रहा है। ठीक है, उसका जो साल्ट का जो सॉल्यूशन है उसमें से वो हटा दे रहा है और उसकी जगह पे खुद आ जा रहा है और उसको साइड कर दे रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके पोजीशन से डिस्प्लेस कर दे रहा है, हटा दे रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, the reaction in which a more reactive element displaces the less reactive element from its salt solution. ठीक है, is called displacement reaction. Is called displacement reaction. ठीक है, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है, ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए यहां पर हम जान लेते हैं आखिर ये ग्रीन कलर किसकी वजह से हुआ, तो आयरन सल्फेट की बनने की वजह से। ये जो आयरन सल्फेट है ना, यही ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। तो सवाल पूछा जाता है कि व्हाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेज इनटू ग्रीन, तो आंसर होगा दिस इज बिकॉज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आयरन एंड कॉपर इज डिस्प्लेस्ड एंड आयरन सल्फेट इज फॉर्म, दैट्स व्हाई द कलर बिकम्स ग्रीन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देता है और यहाँ आयरन सल्फेट बन जाता है, इसकी वजह से इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है। ठीक है, चलिए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये ब्लू होता है। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अगर हम जिंक मेटल का रिएक्शन करवाएं कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, तो क्या होगा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और यहां पे जिंक सल्फेट बनेगा सॉल्यूशन के फॉर्म में और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक, और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, है ना, जैसे कि अगर हम लोग लेड का रिएक्शन करवाएं कॉपर क्लोराइड के साथ, ठीक है, कॉपर क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन लेंगे हम लोग, तो लेड क्या करता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर को हटा देगा और यहां पे बनेगा
लेड क्लोराइड PbCl2 प्लस कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बैलेंसिंग वगैरह देख लेना एक बार, लगभग यहाँ पे तो बैलेंस ही है सब। ठीक है, ओके, सब बैलेंस्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एक चीज यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि जैसे वो जो रिएक्शन हमने अभी बताया आपको कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, आयरन डाल देते हैं। ठीक, तो कॉपर हटने लगता है इस सॉल्यूशन में से, कॉपर हटने लगता है और इस सॉल्यूशन में आयरन मिलने लगता है। कॉपर कहाँ जाता है, तो वो क्या होता है ना, ये जो आयरन होता है ना, आयरन के ही ऊपर वो एक लेयर डिपॉजिट कर लेता है। ठीक, आयरन के ही ऊपर वो जमा होने लगता है। ठीक, तो कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है कि जो आयरन नेल होता है ना, उसका कलर रेड ब्राउन क्यों हो जाता है, तो रेड ब्राउन इसलिए हो जाता है क्योंकि आयरन नेल के ऊपर कॉपर आगे डिपॉजिट हो जाता है और कॉपर ही रेड ब्राउन कलर का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम एक और नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ें, हमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी होगी जिससे हमें मदद मिलेगा रिएक्शन होगा या नहीं ऐसा पहचानने में। ठीक है, तो उसके लिए हमें ना एक रिएक्टिविटी सीरीज हमें याद करनी होगी मेटल्स की। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं कुछ मेटल्स का नाम लिख रहा हूं। पोटेशियम ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इससे कम सोडियम रिएक्टिव है, इससे कम कैल्शियम रिएक्टिव है, इससे कम मैग्नीशियम है, उससे कम एल्युमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर लेड है, हाइड्रोजन नन मेटल है बट इसकी लिस्ट में रख देते हैं हम लोग क्योंकि बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन। ठीक है, कॉपर है, इससे नीचे मरकरी है, इससे नीचे सिल्वर है और सबसे नीचे गोल्ड है। गोल्ड से भी नीचे प्लेटिनम होता है। ठीक है, असल में देखिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है, गोल्ड के नीचे प्लेटिनम होता है। ठीक, ये जो है ना, ये है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है, लेकिन एक तो इसमें नॉन मेटल भी है, याद रखना, हाइड्रोजन। ठीक, अब अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, यानी कम 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 और बहुत कम रिएक्टिव चीजें मिलेंगी। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर आप ये सीरीज याद रख लेते हो तो मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब हम इसके साथ कॉपर का रिएक्शन करवाएं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये हम इस सीरीज की मदद से डिसाइड कर सकते हैं। देखिए क्या है, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में जाते हैं तो हम देखते हैं कि मैग्नीशियम ऊपर है, इसका मतलब मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, और कॉपर जो है वो नीचे है, मतलब ये कम रिएक्टिव है और ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या है, कम रिएक्टिव चीज ज्यादा रिएक्टिव चीज को हटा नहीं सकता, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड और कॉपर के बीच रिएक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। बट अगर ये ऐसा होता, कॉपर क्लोराइड और हम यहां मैग्नीशियम ले लेते, तब रिएक्शन हो जाता, बिकॉज मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर थोड़ा कम रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को भगा देगा यहां से, क्योंकि उससे ज्यादा रिएक्टिव है ना, उसको धक्का मार के निकाल देगा भाई। तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर साइड पकड़ लेगा क्योंकि कम रिएक्टिव है वो। ठीक, इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाए कि क्या जिंक और सिल्वर नाइट्रेट के बीच रिएक्शन हो सकता है क्या, जिंक और सिल्वर नाइट्रेट के बीच रिएक्शन हो सकता है क्या, तो देखिए हम सीरीज की मदद से देखेंगे। जिंक का पोजीशन ऊपर है और सिल्वर इसका पोजीशन नीचे है, मतलब सिल्वर कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, और ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ रिएक्शन हो जाएगा। ये ज्यादा रिएक्टिव क्या करेगा, सिल्वर को हटा देगा यहां से। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक नाइट्रेट बन जाएगा, जिंक नाइट्रेट। ठीक है, और सिल्वर साइड पकड़ लेगा।
ठीक है, बैलेंसिंग कर सकते हो इसको, है ना। देखिए नाइट्रेट का यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो सिल्वर डबल हो गया तो यहाँ भी 2 लगा दो, जिंक अकेला अकेला, ठीक है। तो इस तरह से ना ये रिएक्टिविटी सीरीज हमारी मदद करता है, रिएक्शन होगा या नहीं होगा वो डिसाइड करने में। आपको ये याद कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, तो चलिए देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। देखिए इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में हम बेरियम क्लोराइड लेते हैं। बेरियम क्लोराइड फॉर्मूला होता है BaCl2, ठीक। और ये कलरलेस होता है, कलरलेस, और चूंकि ये पानी में घुला हुआ होता है इसलिए एक्वस लिखे, ठीक है। बेरियम क्लोराइड लेंगे, कलरलेस होता है। एक दूसरा टेस्ट ट्यूब, इसमें हम लेते हैं सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट, ये भी सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, ये भी कलरलेस होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, दोनों को मिक्स कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड को ला करके इसमें मिक्स कर देते हैं हम लोग, ठीक। तो इसमें जो बेरियम क्लोराइड है, ये बेरियम क्लोराइड आकर के किसके साथ मिक्स हो जाएगा, सोडियम सल्फेट के साथ। तो जब ये मिक्स होता है ना, तो यहां पर एक प्रोडक्ट बनता है जो कि व्हाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। बट ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। ये व्हाइट कलर का चीज बन जाता है, बट ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है ना, उसे हम बोलते हैं पर्सिपिटेट, ठीक है। तो यहां पर बन जाता है व्हाइट पर्सिपिटेट, ठीक है। व्हाइट पर्सिपिटेट यहां पे बन जाता है। और दूसरा यहां पे जो बच जाता है, व्हाइट पर्सिपिटेट बनने के अलावा एक और चीज यहां पे बच जाता है, वो है आपका कलरलेस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, हम इनिशियली क्या क्या ले रहे थे, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। ये दोनों रिएक्शन करके क्या क्या बना रहा है, एक व्हाइट पर्सिपिटेट बना रहा है और एक सोडियम क्लोराइड कलरलेस बना रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को जब हम लिखेंगे तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, AQ। इसका रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ, सोडियम सल्फेट, ठीक। ये दोनों रिएक्शन करते हैं, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, और बनाता है बेरियम सल्फेट, बनाता है बेरियम सल्फेट। और ये पानी में नहीं घुलता है, और ये जो व्हाइट पर्सिपिटेट जो है ना, व्हाइट पर्सिपिटेट, यही चीज है, वो बेरियम सल्फेट ही है, ठीक। व्हाइट पर्सिपिटेट को शॉर्ट में PPT लिख दिया जाता है, ठीक है। PPT का मतलब समझ जाना, पर्सिपिटेट है वो। और चूंकि ये वाटर में घुलता नहीं है तो इसे हम सॉलिड फिजिकल स्टेट से दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। और एक और चीज जो बनता है वो है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड समझते हो, यह नमक है, खाने वाली नमक, तो वो पानी में घुल जाता है तो एक्वस लिखेंगे, ठीक। तो ये रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखिए यहाँ पे क्लोराइड के साथ कौन सा एलिमेंट है, बेरियम, और देखिए यहाँ पे क्या है, सल्फेट के साथ सोडियम एलिमेंट है, ठीक। अब यहां देखिए क्या हो गया, सल्फेट के साथ बेरियम आ गया
और क्लोराइड के साथ सोडियम आ गया, यानी यहां भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, बेरियम ने क्या किया, बेरियम ने ये किया कि सल्फेट के साथ जो सोडियम था उसको हटा दिया। देखिए सल्फेट के साथ वो खुद चला आया, ठीक। अच्छा सोडियम ने क्या किया, ये बेरियम को हटा दिया। देखिए सल्फेट के साथ यहाँ सोडियम है, अब यहां आप देखेंगे सल्फेट के साथ यहाँ पे सोडियम है, सॉरी हाँ सोडियम ने क्या किया, यहाँ से क्लोरीन को हटा दिया है ना, बेरियम के साथ जो क्लोरीन था उस क्लोरीन को हटा दिया और खुद उसकी जगह पे आ गया, ठीक है। तो सोडियम ने क्या किया, बेरियम को हटा दिया और बेरियम ने क्या किया, सोडियम को हटा दिया। दोनों ने एक दूसरे का पोजीशन इंटरचेंज कर लिया, ठीक है। तो यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। यहां पे देखिए क्लोरीन में से बेरियम का डिस्प्लेसमेंट हो गया, देखिए क्लोरीन में से बेरियम हट चुका है, अब यहां सोडियम आ गया, और सल्फेट में से सोडियम हट गया है, देखिए सल्फेट में से सोडियम हट गया और यहां बेरियम आ गया। तो यहां डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता कैसे है, तो समझ लीजिए यहां पे क्या होता है। सबसे पहले ये जो बेरियम क्लोराइड है ना, ये आयंस में टूट जाता है। देखिए क्या करता है, ये बनाता है बेरियम आयन, ठीक है, और बनाता है क्लोराइड आयन, ठीक। तो ये जो बेरियम आयन बनता है, क्लोराइड आयन बनता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, अब देखिए ये जो सोडियम सल्फेट है ये भी टूट जाता है सोडियम आयन में और सल्फेट आयन में, ठीक। इन सब का सिंबल में लेक्चर 1 में आपको बता चुका हूं। ये पहले आयंस के फॉर्म में टूट जाते हैं और इंटरचेंज हो जाते हैं। देखिए ये वाला जो बेरियम है वो यहां चला आता है सल्फेट के पहले, देख सकते हो सल्फेट के पहले, और ये जो सोडियम है ये यहां चला आता है ना, क्लोरीन के पहले चला आता है, देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन के पहले, ठीक। तो यहां पे क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है ना, दो रिएक्टेंट्स के बीच आयंस का एक्सचेंज होता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो, है ना, दो रिएक्टेंट के बीच आयन का एक्सचेंज हो, उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको हम लोग, द रिएक्शंस in which exchange of ions take place, exchange of ions take place between the reactants, between the reactants is called double displacement reaction, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स के बीच आयन एक्सचेंज होते हो, ठीक है। और यहां पर पर्सिपिटेट भी बन रहा है इस रिएक्शन में, तो जिस रिएक्शन में पर्सिपिटेट बनता है ना उसे हम पर्सिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और पर्सिपिटेशन रिएक्शन भी है। मैं थोड़ा सा पर्सिपिटेशन रिएक्शन को डिफाइन कर देता हूं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। चलिए पर्सिपिटेशन रिएक्शन देखिए क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं। पर्सिपिटेशन रिएक्शन, तो द रिएक्शन in which precipitate क्या होता है, a water insoluble substance,
पानी में नहीं घुलने वाला सब्सटेंस, ठीक है। द रिएक्शन इन विच precipitate इज formed is called precipitation reaction. Precipitation reaction, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग precipitation reaction का, ठीक है। लेड नाइट्रेट को जब हम रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, है ना, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेंगे तो एक्वस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लेंगे। ये दोनों ही कलरलेस होते हैं, ठीक है। ये भी कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है। ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं ना तो बनता है लेड आयोडाइड, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग केमिकल एक्सपेरिमेंट है। लेड आयोडाइड जो बनता है ना ये होता है आपका येलो कलर का, ठीक। और यही जो है वो पर्सिपिटेट है यहाँ पे, ठीक है, येलो पर्सिपिटेट, ठीक है। ये येलो पर्सिपिटेट होता है लेड आयोडाइड, ठीक। चलिए, और साथ में क्या बनता है, देखिए यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ध्यान दीजिए ये लेड क्या करेगा, पोटेशियम को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक, पोटेशियम को हटा देगा। तो देखिए आयोडीन के पहले अब कौन आ गया, लेड आ गया, पोटेशियम हट चुका है। पोटेशियम क्या करेगा, ये लेड को हटा देगा, ठीक। तो यहां पे बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। थोड़ा फॉर्मूला में आप परेशान नहीं होइएगा, फॉर्मूला कैसे लिखा जाना है ये हम आपको सेकंड लेक्चर में बता दिए हैं और फर्स्ट लेक्चर में हम आयंस का सिंबल बता दिए हैं, ठीक है। फिर भी मैं जरा से यहाँ बता दूं लेड आयोडाइड कैसे बना। देखिए लेड की वैलेंसी 2 होती है, आयोडीन की 1 होती है, यानी कि आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए। अब ये वाली वैलेंसी यहां लिखाती है और ये वाली वैलेंसी यहां लिखाती है, ठीक। अब 1 नहीं लिखा जाता है तो लेड आयोडाइड का फॉर्मूला बन गया। इसी तरह पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसे बना, पोटेशियम का वैलेंसी 1 और नाइट्रेट का भी वैलेंसी 1, तो ये वाला 1 यहां लिखाएगा, ये वाला 1 यहां लिखाएगा, और 1 लिखाता नहीं है इसलिए सीधा सीधा क्या हो जाता है, KNO3, ठीक। इसी तरह लेड नाइट्रेट, लेड का वैलेंसी 2 और नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है 1, तो ये 1 यहां चला आएगा, ये 2, तो अब देखो डायरेक्ट यहाँ 2 लिख देंगे तो 32 हो जाएगा। इसलिए इस सब कंफ्यूजन से बचने के लिए ब्रैकेट लगा दिया जाता है और यहाँ 2 लगा दिया जाता है, मतलब नाइट्रेट का यहाँ पे 2 आयन है। तो इस तरह से फॉर्मूले बनते हैं। आप लेक्चर 1 जरूर देखिएगा और लेक्चर 2 तो आपको समझ में आएगा फॉर्मूला कैसे लिखना है। चलिए थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। देखिए आयोडीन 2 है, यहां 2 लगा देंगे, ठीक। तो पोटेशियम यहाँ पे डबल हो गया तो यहां 2 लगा देंगे तो पोटेशियम डबल हो गया। लेड सिंगल है, लेड सिंगल है, आयोडीन डबल, पोटेशियम डबल, आयोडीन डबल, आयोडीन डबल, पोटेशियम डबल, नाइट्रेट डबल ऑलरेडी था, डबल ऑलरेडी है, ठीक है। ये बैलेंस हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है ये चूंकि पानी में घुलेगा नहीं तो फिजिकल स्टेट इसका सॉलिड हो जाएगा और ये एक्वस रहेगा। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, चूंकि यहां भी प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और रेडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो जो रेडॉक्स रिएक्शन है ना ये इन सबका एक तरह से समरी है और हमारे डेली लाइफ में रेडॉक्स रिएक्शंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम उसे अब नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से देखेंगे। थैंक यू।